चलिए अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, या इनको लैटीट्यूड लाइन के नाम से लाइंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। अक्षांश रेखाएं, चूँकि अक्षांश जो रेखाएं हैं ये ग्लोब पर प्राकृतिक रूप में नहीं खींची गई हैं, प्राकृतिक रूप में नहीं खींची गई हैं, भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किसी उद्देश्य से ग्लोब पर भूगोलवेत्ताओं के द्वारा खींची गई हैं। जो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, विषुवत रेखा के समानांतर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं प्रत्येक अक्षांश रेखा के द्वारा एक वृत्त बनाया जाता है। चूँकि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर त्रिज्या में कमी आती है, जिस कारण से इनके द्वारा बनाए गए वृत्तों की लंबाई में भी कमी आती है। तो चूँकि विषुवत रेखा वाली जो रेखा होती त्रिज्या होती है वो सबसे लंबी होती है, तो इसके द्वारा जो वृत्त बनाया जाता है वो सबसे लंबा वृत्त होता है, जिसे ग्रेट सर्किल के नाम से इसे जाना जाता है। और चूँकि जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी चूँकि एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अभी डायग्राम के द्वारा सब आपको स्पष्ट कर देंगे। तो जो लैटीट्यूड होती हैं, लाइंस होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, भूगोलवेत्ताओं के द्वारा अपने किसी उद्देश्य से इनको खींचा गया है। क्या उद्देश्य है वो अभी आगे आपको लास्ट में जानकारी दे देंगे। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं, यदि हम अक्षांश रेखाओं को यदि हम ऐसे करके खींचें अक्षांश रेखाओं को, तो यदि हम किसी दीवार पर यदि अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं, तो ये दीवार पर यदि अक्षांश रेखाओं को ऐसे करके ये दीवार है, तो अक्षांश रेखाओं को यदि खींचते हैं तो अक्षांश रेखाएं आपको ऐसे दिखाई देंगी, ऐसे खींची जाएंगी। दीवार पर ये ऐसे दिखाई देंगी, मतलब ये किस पर हैं, ऑन बाल पर। यदि अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं तो ऐसी दिखाई देंगी। यदि हम अक्षांश रेखाओं को किसी सर्कल या वृत्त पर खींचते हैं तो ये जो अक्षांश रेखाएं होंगी ये ऐसे दिखाई देंगी, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं ऐसे दिखाई देंगी। ये किस पर खींची गई हैं, ऑन सर्कल या किसी वृत्त पर खींची गई हैं। चूँकि हमें खींचना ग्लोब पर है, भूगोलवेत्ताओं ने ग्लोब पर खींची हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल यानी कि काल्पनिक हैं। अब चूँकि ग्लोब पर खींचना है तो मुख्य रूप से हमें ग्लोब पर जानना है। तो ये ग्लोब की स्थिति है, ये पृथ्वी का एक केंद्र है, ठीक है। केंद्र से होकर के एक ऐसी रेखा खींचिएगा और इसी रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाएंगी, ये ग्लोब पर ऐसी जो रेखाएं खींची जाती हैं इनको नाम दिया जाता है अक्षांश रेखाएं हैं। ये इसका नॉर्थ पोल आ जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में हैं, और इसी तरह से ये अक्षांश रेखाएं ये दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे करके खींची जा रही हैं। लास्ट में ये ग्लोब आएगा, यानी कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अभी नाम आ रहे हैं, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो ये जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं ये किस पर खींची गई हैं, ये ग्लोब पर खींची गई हैं। तो ऑन ग्लोब पर ऐसी खींची जाएंगी, ठीक है। तो जो लोकेशन आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट राउंड में दीवारों पर रेखाएं खींची जाएंगी तो ऐसे दिखाई देंगी, वृत्त पर खींची जाएंगी तो ऐसे दिखाई देंगी, ग्लोब पर खींची जाएंगी तो ऐसे दिखाई देंगी। हमें ग्लोब पर ही जानना है, ठीक है, ये ग्लोब पर ही जानना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ग्लोब को देख लीजिएगा, ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। केंद्र से होकर के ये वाली एक रेखा ऐसे खींचेगा तो त्रिज्या में देखिएगा क्या आ रही है, कमी आ रही है। और जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी प्रत्येक अक्षांश रेखा के द्वारा एक वृत्त बनाया जाएगा। अब वृत्त में देखिएगा, चूँकि पृथ्वी केंद्र में फूली हुई है, विषुवत रेखा वाली त्रिज्या की लंबाई ज़्यादा है, तो इसके द्वारा बनाया गया जो वृत्त होगा उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, त्रिज्या में कमी आने के कारण इनके द्वारा बनाए गए वृत्तों की लंबाई में भी कमी आती जाती है। तो सबसे लंबा जो वृत्त होता है वो विषुवत रेखा द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो जो आपको जो लोकेशन दिखाना चाहते थे, दीवार पर ऐसी खींची जाएंगी, वृत्त पर ऐसी खींची जाएंगी, ग्लोब पर ऐसी खींची जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। इसे कैसे खींची गई हैं वो आपको जानना है, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। जो कुल अक्षांश पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए, तो अब ये अक्षांश रेखाएं भूगोलवेत्ताओं ने ग्लोब पर कैसे खींची होंगी इसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ग्लोब पर चूँकि जो खींची गई हैं वो आपको जानना है। जो कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो 179 होती है, 179 179 होती है। कैसे होती है अभी हम आपको गिनती करवाए दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा कैसे खींची है भूगोलवेत्ताओं ने। ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब का एक ये केंद्र होगा, यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र है। केंद्र से होकर के एक ऐसी रेखा खींचिएगा जो केंद्र से होकर के जाए, पृथ्वी का केंद्र मान करके एक ऐसी रेखा खींचिएगा जो कहाँ से होकर के जाए, केंद्र से होकर के जाए। और इसी रेखा के सहारे, जिस रेखा जो केंद्र से होकर के गई है, इसी रेखा के सहारे आप पृथ्वी को ऐसे क्षैतिज काट दीजिएगा। इसको आप क्षैतिज काट दीजिएगा। क्षैतिज काटेंगे तो पृथ्वी दो बराबर भागों में ऐसे बट जाएगी। एक भाग तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है, ये एक भाग आपको ये दिखाई देगा और दूसरा भाग जैसे इसके नीचे वाला भाग दिखाई देगा। तो पृथ्वी ऐसे दो बराबर भागों में बट जाएगी, जो दोनों का केंद्र ये होगा, ठीक है। यानी कि ग्लोब है, ग्लोब के केंद्र से होकर के एक ऐसी रेखा खींचिएगा जो केंद्र से होकर के जाए। केंद्र से होकर के जो रेखा जा रही है उसी रेखा के सहारे आप ग्लोब को ऐसे काट दीजिएगा तो ग्लोब दो बराबर भागों में बट जाएगा, ठीक है। ये वाला भाग है और ये वाला भाग है। इनको चूँकि हमें नाम देना है तो ये जो दो भाग आ रहे हैं, तो ये वाला जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। यानी कि पृथ्वी दो बराबर भागों में बट जाएगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। अब यहाँ से देखिएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो ये वाला भाग नॉर्थ हेमिस्फीयर का है और ये वाला भाग साउथ हेमिस्फीयर का है। पृथ्वी दो बराबर भागों में बट गई है, दो भाग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला उत्तरी गोलार्ध है, तो ये वाला भाग क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है। ये वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये वाला भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो पृथ्वी दो बराबर भागों में बट गई है। अब दो बराबर भागों में बट गई है। अब यहाँ से देखिएगा, यदि हम ये जो जिस रेखा के सहारे हमने काटा था पृथ्वी को दो बराबर भागों में, ये जो रेखा है इस रेखा को एक नाम दे दीजिएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है इसका नाम, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी का नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है। इसी का नाम है विषुवत रेखा, ठीक है। जो पहले से आपको नाम लेते आ रहे हैं वो रेखा ये मिलेगी। यानी कि जिस रेखा के सहारे हमने पृथ्वी को काटा है उस रेखा को नाम दे दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी का नाम है भूमध्य रेखा, इसी का नाम है विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन इसका नाम है। अब यहाँ से देखिएगा, अब यदि हम अक्षांश रेखाओं को खींचें, एक एक डिग्री के अंतर पर हमें अक्षांश रेखाओं को खींचना है, तो एक एक डिग्री के अंतर पर हम उत्तरी गोलार्ध में रेखाएं खींचेंगे। डेफिनेशन में ये बताया था, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं उन काल्पनिक रेखाओं को नाम दिया जाता है अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं एक एक डिग्री के अंतर पर खींचना है, दोनों गोलार्धों में खींचना है। यहाँ हम थोड़े से बड़े नाम ले रहे हैं, जैसे ये यदि अक्षांश रेखा खींचेंगे तो ये उत्तरी अक्षांश रेखा होगी, नाम दे दीजिएगा 10 डिग्री नॉर्थ की। इसी तरह से इसी रेखा के समानांतर खींचते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ नाम दे दीजिएगा 20 डिग्री, ठीक है, ये नॉर्थ की ये भी है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, 40 डिग्री नाम दे दीजिएगा, 50 डिग्री नाम दे दीजिएगा, ठीक है। ये 60 डिग्री नाम दे दीजिएगा। ऐसे आप रेखाएं ऐसे खींचते जाएंगे तो एट लास्ट में जो रेखा मिलेगी, ठीक है, एट लास्ट में ये वाली जो रेखा मिलेगी वो 89 कौन सी होगी, नॉर्थ की अक्षांश रेखा होगी। तो देखिएगा 0 डिग्री से आगे बढ़े तो 1 2 3 4 5 फिर 10 मिलेगी, फिर 11 12 13 फिर 20 मिलेगी। हमने एक एक डिग्री के अंतर पर ना खींच करके बड़े बड़े नाम हमने लिख दिए हैं। तो ये जो अक्षांश रेखाएं खींची जा रही हैं वो किसके समानांतर हैं, विषुवत रेखा के समानांतर खींची जा रही हैं। और ये जो अक्षांश रेखा है वो आगे से होकर के जा रही है, मतलब जो भाग आपको दिखाई दे रहा है तो वो वाला ये भाग है। आधा भाग पृथ्वी का कहाँ होगा, इसके
जस्ट पीछे होगा। ये वाली अक्षांश रेखा आगे से जा रही, यही कहाँ से होकर जाएगी, पीछे से होकर के जाएगी और उसके द्वारा बनाया जाएगा एक वृत्त बनाया जाएगा। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं खींची गई हैं ये सब क्या हैं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। 89 तक यहाँ गए हैं और लास्ट में एक आपको बिंदु मिलेगा, उस बिंदु के बारे में अभी जानकारी दे रहे हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं खींची हैं ऐसे ही खींच लीजिएगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये दक्षिणी अक्षांश रेखा इनका नाम होगा, ठीक है, ये दक्षिणी अक्षांश रेखा इनका नाम होगा। और लास्ट में 89 वाली साउथ की मिलेगी, यहाँ नाम दे दीजिएगा 10 डिग्री साउथ की है, 20 डिग्री साउथ की है, ठीक है, 40 डिग्री दे दीजिएगा, ठीक है, इसी तरह से इनके नाम दे दीजिएगा, इस साउथ वाली है, ठीक है। तो जैसे हमने उत्तरी गोलार्ध में रेखाओं को खींच लिया है, बड़े बड़े नाम दे दिए हैं, इसी तरह से आप दक्षिणी गोलार्ध में रेखाओं को खींच लीजिएगा। प्रत्येक प्रत्येक अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, ठीक है। और ये 89, तो अभी जो संख्या आई थी तो 179 होती हैं, मतलब कितनी है ऊपर, 89 ऊपर उत्तरी गोलार्ध में है, 89 दक्षिणी गोलार्ध में है, और प्लस ये 0 वाली इनमें काउंटर नहीं है, तो प्लस 0 वाली 1, ठीक है। तो ये जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो कितनी आ गई है, 179। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 179 होती है। अब 89 के बाद ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर रेखा नहीं, यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, इस बिंदु का नाम है 90, नॉर्थ का है, इसको नाम दे दीजिएगा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव आ गया है। इसी तरह से जो 89 के बाद एक बिंदु आएगा, इसको नाम दे दीजिएगा 90, साउथ का, इसको है, ये हो गया है साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव मिल गया है, 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री वाला साउथ वाला पोल मिल गया है, इसको साउथ पोल नाम दिया गया है। तो 2 ध्रुव मिले हैं और 179 अक्षांश रेखाएं मिली हैं। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। 1-1 डिग्री के अंतर पर रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ चूँकि हमने बड़े बड़े नाम दे दिए हैं और प्रत्येक अक्षांश रेखा के द्वारा एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त की लंबाई जो विषुवत रेखा है सबसे बड़ा वृत्त होता है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे त्रिज्या में कमी आने के कारण वृत्त की लंबाई में कमी आती जाएगी, ठीक है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं 179 इनकी संख्या है, ठीक है। अब ये अक्षांश रेखाएं, ठीक है, कैसे खींची गए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये कि ये वृत्त तो आपको दिख ही रहा होगा, इन दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो ये वाला साइज बन जाएगा, कर दीजिएगा तो ये वाले, तो जो सर्कल दिख रहा होगा ऐसे ही इनके द्वारा वृत्त बनाए जाते हैं। अब थोड़ा सा इनका बनाने का एक क्रम देख लीजिएगा कि भूगोलवेत्ताओं ने कैसे इन अक्षांश रेखाओं को ग्लोब पर खींचा होगा। तो जो भूगोलवेत्ताओं हैं उन्होंने कैसे खींचा होगा उसको थोड़ा सा जानना है, ठीक है। कि जो ग्लोब है, ठीक है, जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये इसका केंद्र है, ये वाली जो रेखा खींची है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब भूगोलवेत्ताओं ने कैसे एंगल बनाए होंगे, अब यहाँ से थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए ये वाला केंद्र है, ठीक है। अब 1 डिग्री या 10 डिग्री या जो भी हम यहाँ पर बड़े एंगल बना रहे हैं, 1 2 3 4 से एंगल बनेंगे। जैसे यहाँ इस केंद्र से एक ऐसा एक एंगल बनाइएगा, मान लीजिएगा कि ये बिंदु यहाँ पर मिला 10 डिग्री का। इसी तरह से आप यहाँ पर एक एंगल बनाइएगा, ये भी मिला कितने का, 10 डिग्री का, ठीक है। तो जैसे एंगल उत्तरी गोलार्ध में बनाए जा रहे हैं, अब इन्हीं एंगल को आपस में ऐसे करके इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला दीजिएगा। तो ये जो एंगल बना है, ये वाला एंगल वो कितना डिग्री का होगा, 10 डिग्री का। 10 डिग्री का एंगल बना है, मतलब 10 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएगा। इसी तरह से यदि हम इस गोलार्ध में खींचें ऐसे करके, ठीक है, तो ये 10 डिग्री का एंगल हो गया है। ये वाले जो एंगल बनेंगे, ये वाला 10 डिग्री का, दोनों को आपस में मिला दीजिएगा, ठीक है। तो भूगोलवेत्ताओं ने ग्लोब पर केंद्र से एंगल मान करके एंगल को खींचा होगा। जितने का एंगल बना होगा उतनी ही डिग्री की अक्षांश रेखा होगी। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 डिग्री के ना बना करके कितने का बना दिया है, 10 डिग्री का एंगल बना दिया है। तो इस केंद्र से 10 डिग्री का ये एंगल और 10 डिग्री का ये एंगल,
ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को आपस में एक सीधी रेखा खींच दीजिएगा। तो ये जो रेखा आएगी वो कितने की आएगी, 10 डिग्री की आएगी। अब चूंकि एंगल बनाए गए हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगी, ये 10 डिग्री नॉर्थ की हो जाएगी और 10 डिग्री साउथ की हो जाएगी। ठीक है, तो ये भूगोलवेत्ताओं के द्वारा ग्लोब पर ऐसे एंगल को बना करके इन अक्षांश रेखाओं को खींचा गया होगा। ठीक है, तो ये बड़े बड़े अक्षांश रेखाओं के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, एक एक डिग्री के अंतर पर है। अब इसमें चूंकि क्या है, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाली अक्षांश रेखा है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आप कहीं भी माप लीजिएगा, चाहे आप यहाँ माप लीजिएगा, चाहे यहाँ माप लीजिएगा। चूँकि ये बड़ी अक्षांश रेखाएं दिखाई जा रही हैं, 1 और 2 के बीच में कितनी बीच की दूरी होगी, 111 किलोमीटर होगी। कहीं पर भी माप लीजिएगा दूरी, क्योंकि एक दूसरे के क्या खींची जा रही हैं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींची जा रही हैं। अब ये चूँकि अक्षांश रेखाएं हैं, भूगोलवेत्ताओं ने क्यों खींची हैं, इसका आगे आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं। इसके पहले कुछ अक्षांश रेखाएं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, उनके नाम आपको जानना है। इससे पहले तो ये स्क्रीनशॉट इसका लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम दिखाने जा रहे हैं। चलिए ले लिया होगा। चलिए आगे जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, उन प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम जानना है और वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो जो ग्लोब पर 1-1 डिग्री के अंतर पर जो 179 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, उनमें से कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, उनके नाम आपको जानना है। तो प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके नाम जानिएगा। तो एक बड़ा सा एक डायग्राम बना लीजिएगा। ये ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब है। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र होगा जो अभी रेखा खींची थी 0 डिग्री वाली, इसको नाम दिया गया था 0 डिग्री, या इसी को नाम दिया गया था भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसी का नाम दिया गया था विषुवत रेखा। तो एक प्रमुख अक्षांश रेखा मिली, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसका नाम है, इक्वेटोरियल नाम है। तो एक प्रमुख अक्षांश रेखा मिली और यह वो रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के जा रही है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जो इसके पहले आपको बताया गया था। अब उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा खींचिएगा, ये वाली उत्तरी गोलार्ध की है, 23 कहाँ की है, ये नॉर्थ की है। इस रेखा को नाम दे दीजिएगा कर्क रेखा। क्या मिली है ये, एक कर्क रेखा। ठीक है, इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 जैसे उत्तरी अक्षांश रेखा खींची है, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 23 साउथ की खींच लीजिएगा और इस रेखा को नाम दे दीजिएगा मकर रेखा। तो ये वाली कौन सी मिल गई है, मकर रेखा मिली है। ठीक है, ये मकर रेखा है। लाइन ऑफ कैंसर है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये 2 प्रमुख अक्षांश रेखाएं मिली। अब इनके बीच का ये इतना क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है, इतना क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में है। क्षेत्र के नाम अभी हम आपको दे रहे हैं, पहले लाइन के बारे में जान लीजिएगा। अब इसके बाद आइएगा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 वाली एक रेखा खींचिएगा, 66 कहाँ की है, ये नॉर्थ की है। इसको नाम दे दीजिएगा आर्कटिक लाइन। आर्कटिक लाइन इसे नाम दे दीजिएगा, आर्कटिक लाइन है। तो 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक सर्किल या लाइन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से 66.5 वाली कहाँ खींच लीजिएगा, 66 ये साउथ की खींच लीजिएगा और इसे नाम दिया जाएगा अंटार्कटिका सर्किल या लाइन। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका जो सर्किल है या लाइन है, इसे नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में जो भी रेखाएं खींची गई हैं उनके नाम अलग हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा,
66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक लाइन या सर्कल के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को आर्कटिक या वो अंटार्कटिका लाइन के नाम से या सर्कल के नाम से जाना जाता है। अब आइएगा नॉर्थ वाले क्षेत्र में, तो 66.5 से आइएगा ये 90 डिग्री ये नॉर्थ का है, तो मतलब ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ आइएगा तो ये 90 डिग्री ये साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में अलग नाम है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग नाम है। अब ये भूगोलवेत्ताओं ने क्यों खींची हैं, इनके नाम आपको जानना है। तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो क्षेत्र आ रहा है, इस क्षेत्र को एक विशेष नाम देना है। चूँकि दोनों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र इतना उत्तरी गोलार्ध में है, इतना क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में है, दोनों की विशेषताएं समान है, तो इसलिए हम केवल एक ही कलर से इसको दिखा रहे हैं। मतलब ये वाला क्षेत्र कहाँ से, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र आया है, इस क्षेत्र को भूगोलवेत्ताओं ने जो नाम दिया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नाम दिया है, या ट्रॉपिकल जोन से नाम दिया है, ट्रॉपिकल एरिया से नाम दिया है। ठीक है, एक क्षेत्र मिला, कौन सा मिला, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को जो दोनों गोलार्धों में है, इसे नाम दिया गया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है इसको खाली छोड़ दीजिएगा, इस वाले क्षेत्र को ऐसे दिखा लीजिएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो बीच का क्षेत्र जो हमने खाली छोड़ दिया है, इस क्षेत्र को नाम दे लीजिएगा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र जो आया है, ये वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र आया है इसे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र नाम दे लीजिएगा, या इसे टेम्परेट जोन के नाम से इसे जाना जाता है, टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। तो ग्लोब पर सबसे ज़्यादा विस्तार किस क्षेत्र का है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है, जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा के बीच का ये क्षेत्र है। ग्लोब पर इसका विस्तार ज़्यादा है। तो दो क्षेत्र मिले भूगोलवेत्ताओं के लिए, दो क्षेत्र मिले, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब आइएगा 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में, इसको नाम दे दीजिएगा शीत क्षेत्र, या इसी को नाम दिया जाता है ध्रुवीय क्षेत्र। शीत क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोलर जोन के नाम से इसे जाना जाता है। तो भूगोलवेत्ताओं ने क्यों इन अक्षांश रेखाओं को खींचा है, उनके लिए तीन क्षेत्र मिले, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीत या ध्रुवीय क्षेत्र। अब यहाँ देख लीजिएगा क्या उनका उद्देश्य होगा भूगोलवेत्ताओं का। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तापमान वर्ष भर कैसा रहता है, अधिक रहता है। जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसमें तापमान ज़्यादा और ना ही कम, यानी कि समान जलवायु वाला क्षेत्र है। शीत या ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान वर्ष भर कम रहता है। इस तापमान के आधार पर इन तीन क्षेत्रों को भूगोलवेत्ताओं ने बांट लिया है। अब चूँकि इन तीन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया यानी कि आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, बहुत सारी प्रक्रियाएं इससे जुड़ जाएंगी। अब यहाँ से देखिएगा, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। वर्ष भर तापमान अधिक होने से इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है। ताप और वर्षा वनस्पति को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, जिस कारण से इस क्षेत्र में वनस्पति का विकास अच्छा होता है, यानी कि सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाएं जुड़ी होंगी, वो चूँकि वनों की सघनता है और मुख्य रूप से जनजातियों वाला ये ग्लोब पर क्षेत्र है, तो यहाँ से भूगोलवेत्ताओं को यदि
उष्णकटिबंधीय वनस्पति का अध्ययन करना होगा तो वो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में रहेंगे। कौन सी वनस्पति? उष्णकटिबंधीय वनस्पति। तो ये भूगोलवेत्ताओं का उद्देश्य है। भूगोलवेत्ताओं को शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति का अध्ययन करना होगा तो वो कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में रहेंगे। उसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जुड़ जाएंगी। भूगोलवेत्ताओं को शीत या ध्रुवीय वनस्पति का अध्ययन करना हो या शीत क्षेत्र का उन्हें अध्ययन करना हो तो वो किससे क्षेत्र में रहेंगे? 66.5 नॉर्थ से लेकर के 90 नॉर्थ के बीच में रहेंगे। तो ये भूगोलवेत्ताओं का उद्देश्य होगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींची हैं जिन्हें अक्षांश रेखाएं नाम दिया गया है। अब यहाँ से आर्थिक क्रियाओं को भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर वनों की सघनता है, मैदानी क्षेत्र है नहीं है। जब मैदानी क्षेत्र नहीं है तो जो कृषि कार्य होगा, पशुपालन का कार्य होगा वो इस क्षेत्र में नहीं होगा। चूँकि वनों की सघनता है तो यहाँ की जो आर्थिक क्रियाएं जुड़ी होंगी वो किससे जुड़ी होंगी? वनों से प्राप्त उत्पाद पर जुड़ी होंगी। तो यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं किस क्षेत्र में? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो किससे जुड़ी होंगी? वनों से, यानी कि वनों से प्राप्त जो उत्पाद होंगे, वनों से प्राप्त उत्पादों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं जुड़ी होंगी। यानी कि वनों से जो भी उनको प्राप्त होगा उससे अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाएंगे। तो भूगोलवेत्ताओं का ये उद्देश्य हो गया। दूसरा येगा जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ तापमान ना तो अधिक और ना ही तापमान कम है, वनों की सघनता भी कम है, मैदानी क्षेत्र भी है, सम जलवायु वाला भी क्षेत्र है। तो यहाँ जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा वो मुख्य रूप से किससे जुड़ा होगा? कृषि प्लस पशुपालन से ये क्षेत्र जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कृषि और पशुपालन का कार्य यहाँ पर होगा। तो यहाँ की आर्थिक क्रियाएं किससे जुड़ जाएंगी? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं कृषि और पशुपालन से जुड़ जाएंगी। जबकि जो शीत या ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ तापमान भी बहुत कम है और साथ में मैदानी क्षेत्र भी नहीं है। 66.5 के बाद जाएंगे तो बर्फ़ से आच्छादित क्षेत्र मिलेंगे। तो यानी कि मैदानी क्षेत्र भी नहीं है, तापमान भी बहुत कम है। तो यहाँ के जो निवासी होंगे उनकी जो आर्थिक क्रियाएं जुड़ी होंगी वो मुख्य रूप से जो आर्थिक क्रियाएं जुड़ी होंगी वो आखेट से जुड़ी होंगी। यानी कि शिकार करने का यहाँ पर मुख्य रूप से कार्य होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो आर्थिक गतिविधियाँ जुड़ी होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? आखेट से जुड़ी होती हैं। मुख्य रूप से जो साइबेरिया क्षेत्र में या कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में जो मुख्य रूप से जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से जनजाति है एस्किमो नाम की एक जनजाति है, वो आखेट से संबंधित उसकी आर्थिक क्रियाएं जुड़ी होंगी। तो जो भूगोलवेत्ताओं ने ग्लोब पर ये छोटे छोटे क्षेत्रों में, बेल्ट में ग्लोब को बांट लिया है, वो उनका उद्देश्य पूरा हो गया है कि किस क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है तो किन रेखाओं के बीच में हम रहें तो उस क्षेत्र का अध्ययन हो जाएगा। तो भूगोलवेत्ताओं का उद्देश्य यही था कि हम ग्लोब पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का अध्ययन कर सकें, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का अध्ययन कर सकें और ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन कर सकें। तो यहाँ के निवासियों की आर्थिक गतिविधियों से ये क्षेत्र जुड़ा है और चूँकि जो वनस्पति वगैरह है उससे ये क्षेत्र जुड़ा है। तो इस अध्ययन के उद्देश्य से भूगोलवेत्ताओं ने ग्लोब पर इन अक्षांश रेखाओं को खींचा है। अब ये जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं आपको जो डायग्राम में दिख रही हैं, इनके अलावा एक प्रमुख अक्षांश रेखा है 35 डिग्री वाली नॉर्थ में है और 35 डिग्री वाली साउथ में है। ये 35 डिग्री नॉर्थ की है और ये 35 डिग्री साउथ वाली है, ये 35 डिग्री साउथ की है। इस अक्षांश रेखा को अदरवाइज देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी रेखाएं खींची गई हैं सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा इसका नाम एक ही है और इसे जो नाम दिया गया है वो नाम दिया जाता है अश्व अक्षांश रेखा, हॉर्स अश्व अक्षांश रेखा, यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड नाम इसे दिया गया है अश्व अक्षांश रेखा। किसको?
इसका नाम कॉमन है। 35 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को एक ही नाम दिया गया है, अश्व अक्षांश रेखा नाम दिया गया है। अब ये क्यों नाम दिया गया है, आगे आपको जो आगे वाले जो वीडियो होंगे उसमें आपको इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। पवन वगैरह आपको पढ़ाएंगे, जो वायुमंडलीय दाब पेटियाँ होती हैं वहाँ पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो 35 डिग्री अक्षांश रेखा होती है यहाँ पर कैसा बेल्ट है, हाई प्रेशर का बेल्ट है। यहाँ पर भी कैसा बेल्ट है, हाई प्रेशर का बेल्ट है। ठीक है, तो 35 से 35 के बीच में बेल्ट होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस रेखा के पास में क्या रहता है, उच्च दाब का क्षेत्र रहता है। क्या कारण होगा वो आगे आपको वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब पेटियाँ पढ़ाई जाएंगी, क्यों उसे नाम दिया गया है अश्व अक्षांश रेखा, एक पूरी कहानी टाइप के है। तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को एक ही नाम दिया जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से इसे जाना जाता है। तो जो ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं भूगोलवेत्ताओं ने खींची हैं, विषुवत रेखा के समानांतर खींची हैं। कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको जो अक्षांश रेखाएं हैं जो ग्लोब पर खींची गई हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दी है। क्यों भूगोलवेत्ताओं ने खींची हैं, एक कारण भी आपको दे दिया है। क्या उद्देश्य होगा भूगोलवेत्ताओं का, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो जो आपको नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा वो इसी से संलग्न जो अगली जो रेखाएं हैं वो लॉन्गिट्यूड या जो देशांतर रेखाएं हैं। जैसे अक्षांश रेखाओं का भूगोलवेत्ताओं के द्वारा एप्लीकेशन निकाला गया है, उपयोग निकाला गया है, ऐसे ही आगे जा कर के जब देशांतर रेखाएं पढ़ाई जाएंगी तो वहाँ पर भी काल्पनिक रेखाएं वो भी हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ भूगोलवेत्ताओं के द्वारा एप्लीकेशन निकाला जाएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको देशांतर रेखाओं के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तब तक आप वीडियो का इंतज़ार करिएगा। ठीक है, और कमेंट